क्लियर? क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नो कमेंट्स। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। स्टूडेंट्स, कम एंड लेट्स ज्वाइन। अब हम लोग दूसरे आयाम पे पढ़ेंगे, वो है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन को हिंदी में उत्पादन कहते हैं और प्रोडक्टिविटी को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादन, प्रोडक्शन कहने का मतलब किसी चीज को निर्माण कर रहे हैं, फसल का उत्पादन, कार का उत्पादन, किसी वस्तु का उत्पादन, आप इसको बना रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग सर्टेन थिंग्स। और उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी क्या है? आपके दक्षता को बता रहा है, आपके एफिशिएंसी को बता रहा है कि एक घंटे में कितने कार का निर्माण कर रहे हैं, एक घंटे में कितने रोटी बना ले रहे हैं आप। उसी तरह कृषि में उत्पादकता का अर्थ होता है एक हेक्टेयर में कितना फसल आप उगा रहे हैं, राइट? सो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर मीन्स नंबर ऑफ क्रॉप्स यू आर ग्रोइंग पर हेक्टर। कितना फसल प्रति हेक्टर पे आप जो है बना रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, वही है उत्पादकता। तो अब हम लोग उत्पादन और उत्पादकता के आधार पर बिहार के कृषि को देखेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यदि हम लोग को बिहार के फार्मिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, अगेन मेंस में शब्द पे आप जोड़ दीजिए और पीटी के क्वेश्चन में पेपर में भी जो शब्द आएगा उस पे जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन, यदि आपको सही शब्द का अर्थ मालूम है तो पीटी में भी कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यदि हम लोग बिहार में फार्मिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, बिहार में खेती प्रणाली को, कृषि प्रणाली को यदि हम लोग को परिभाषित करना है, एक शब्द में बताना है, तो बिहार के कृषि प्रणाली को आप जो है डाइवर्सिफाइड, आप इसको डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम कह सकते हैं। आप इसको विविधता पूर्ण खेती प्रणाली कह सकते हैं, आप उसको विविधता पूर्ण खेती प्रणाली कह सकते हैं। मीन्स बिहार एग्रीकल्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम। बिहार के कृषि को आप विविधता पूर्ण खेती प्रणाली कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम लोग ऐसा क्यों कहेंगे? Why we should nomenclate it as diversified farming system? Because क्योंकि बिहार में खाद और अखाद्य फसलें, बिहार में खाद और अखाद्य फसलें दोनों यहाँ पे उगाए जाते हैं। खाद करने का मतलब फूड क्रॉप्स और अखाद्य का मतलब नॉन फूड क्रॉप्स। आप गैर खाद्य ना लिखें, गैर खाद्य गलत शब्द है, अखाद्य लिखें। तो चूंकि बिहार में खाद और अखाद्य दोनों की खेती होती है, इसीलिए बिहार का कृषि प्रणाली जो है विविधतापूर्ण खेती प्रणाली कहा जाता है। सिंस बिहार हैज बोथ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, है ना, बिहार एग्रीकल्चर हैज बोथ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, हेंस you describe Bihar farming system as a diversified farming system। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? अब देखिए, अब जो है बिहार में
बिहार में फसल, बिहार में जो खेती हो रही है उसके 3 महत्वपूर्ण कारक क्या है? बिहार में जो खेती हो रही है, बिहार की खेती का 3 महत्वपूर्ण कारक क्या है? बिहार, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार? तो पहला है गैंजेटिक प्लेन्स, पहला है गैंजेटिक प्लेन्स, जिसको कि आप गंगा की मैदान कहते हैं। तो गंगा की मैदान, पहला है समतल मैदान, दूसरा है आपका एबंडेंट वाटर रिसोर्सेस, आपकी प्रचुर मात्रा में जल संसाधन, प्रचुर मात्रा में जल संसाधन। और तीसरा है आपका फर्टाइल एलुवियल प्लेन, है ना, यानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। तो कहने का मतलब है बच्चों कि बिहार में खेती का, बिहार में पारंपरिक खेती का, ट्रेडिशनल फार्मिंग इन बिहार इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला, गंगा का समतल मैदान, दूसरा, गंगा के कारण उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, रिच अलुवियल सॉइल्स ऑफ गैंजेटिक प्लेन, और थर्ड है प्रचुर मात्रा में जल संसाधन, आपका एबंडेंट वाटर रिसोर्स। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड? कैन वी गो अहेड स्टूडेंट्स? हम लोग आगे बढ़ें। अब देखिए, इस आधार पर बिहार की मुख्य फसलें कौन कौन सा है? व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ बिहार? द मेन क्रॉप्स ऑफ बिहार इज, द मेन क्रॉप्स ऑफ बिहार, बिहार की मुख्य फसलें हैं, पहला है राइस यानी कि चावल, फर्स्ट इज राइस, सेकंड यू हैव व्हीट यानी कि गेहूं, तीसरा है आपका मेज यानी कि मक्का, चौथा है आपका पल्सेस यानी कि दलहन। पल्सेस को हिंदी में दलहन कहते हैं, दाल करके अपने आंसर को चौपट मत कीजिए, दलहन ही इस्तेमाल कीजिएगा, दाल is injurious to men's answer. Note. So, the main crops of Bihar are rice, wheat, maize and pulses. चावल, गेहूं, मक्का और दलहन। चलिए, ये फैक्चुअल पॉइंट है, आगे चलते हैं। अब हम लोग बिहार में 3 कृषि मौसम है, बिहार में आपका 3 कृषि मौसम है, बिहार में 3 कृषि मौसम है। पहला है आपका खारिफ, पहला है आपका खारिफ यानी कि ये होता है जून टू सितंबर, दूसरा है रबी, ये होता है आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक, ये होता है अक्टूबर से मार्च तक, और तीसरा है आपका जैद, तीसरा है जैद जो कि अप्रैल से लेके जून तक। तो बिहार में देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एग्रीकल्चर सीजन्स, बिहार में 3 मुख्य कृषि मौसम होता है। पहला है खारिफ जो कि जून से सितंबर तक है, दूसरा है आपका रबी जो कि अक्टूबर से मार्च तक है, और तीसरा है आपका जैद जो कि अप्रैल से जून तक है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? एक और चीज है कि बिहार में जो कृषि है किस वर्षा पे आधारित है, बिहार की कृषि किस वर्षा पे आधारित है,
यानी बिहार में मुख्य रूप से कौन सा वर्षा होता है, कहां से वर्षा होता है, तो वो है बिहार की कृषि जो है दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर आधारित है। बिहार की कृषि जो है दक्षिण पश्चिम मॉनसून पे आधारित है। बिहार एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन साउथ वेस्ट मॉनसून। बिहार एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन साउथ वेस्ट मॉनसून। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार में 3 कृषि मौसम है, खारिफ, रबी और जैद। और बिहार की जो पारंपरिक कृषि है, बिहार में जो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है, वो मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मॉनसून पे आधारित है। बिहार एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन साउथ वेस्ट मॉनसून। अब सवाल ये उठता है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, दिखाई दे रहा है? ओके। अब सवाल ये उठता है कि आपको हमसे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि पहले 5 मिनट पहले हम लोग बिहार के खेती प्रणाली को हम लोग विविधतापूर्ण बताएं, क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ खाद और अखाद्य फसल दोनों होते हैं। यहाँ पे आपके नगदी फसल भी होते हैं, यहाँ पे आपके रेसी फसल भी होते हैं, यहाँ पे आपका फाइबर क्रॉप्स भी होता है, यहाँ पे नॉन फूड प्रोडक्ट्स भी होता है। आप तो इसको डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम बनाए, लेकिन अब आप बोल रहे हैं कि बिहार की पारंपरिक कृषि। यस, पारंपरिक कृषि जो है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मॉनसून पे आधारित है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। लेकिन हम लोग जब डाइवर्सिफाइड की बात करते हैं तो बिहार में विविधतापूर्ण कृषि खेती क्यों संभव हुआ? ये कृषि संभव इसलिए हुआ क्योंकि बिहार में सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है। इरिगेशन फैसिलिटी हैज इंक्रीज्ड इन बिहार। सिंचाई जो है इसकी सुविधा का विस्तार हुआ है, सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है। दिखाई दे रहा है? हाँ। फिर यहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यहाँ पे उन्नत बीजों का उपयोग हुआ है। यहाँ पे आपका रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आपका कीटनाशक पेस्टिसाइड्स का उपयोग हुआ है। यहाँ पे आपका आधुनिक मशीनरी का उपयोग हुआ है। यहाँ पे आपका मॉडर्न मशीनरी का उपयोग हुआ है। दिस एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बिहार पारंपरिक खेती से विविधतापूर्ण डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सिस्टम में कैसे परिवर्तित हुआ। बिहार पारंपरिक खेती से विविधतापूर्ण कृषि खेती में कैसे परिवर्तित हुआ, तो वो है आपका सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन फैसिलिटीज। दूसरा है आपका HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स या उन्नत बीज। तीसरा है रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर। चौथा है कीटनाशक पेस्टिसाइड्स। और पांचवा है आधुनिक मशीन यानी मॉडर्न मशीनरी। इस तथ्य को याद रखिएगा और मेंस के लिए इसी के तथ्य पे क्वेश्चन के अनुसार आपको विस्तार करना है। हम लोग जब क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे मेंस में, तब हम लोग बताएंगे कि किस किस पॉइंट्स को कैसे कैसे विस्तार करना है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसको अपने मन में रख लीजिए क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक समझ में आया? इसके अलावा जलवायु मौसम एग्रो क्लाइमेट है ना,
कृषि मौसम के आधार पर किसी जगह के भूमि के उच्चावच के आधार पर, कोई समतल है, कोई दलदल है, कोई पानी है, तो उसके आधार पर, जिसको कि हम लोग उच्चावच के आधार पर, कृषि मौसम एग्रो क्लाइमेट के आधार पर, टोपोग्राफी के आधार पर, उच्चावच के आधार पर हम लोग बिहार में फसलों में पुनः फिर से हम लोग विविधतापूर्ण देखते हैं, खुद विविधता देखते हैं। We further find diversification in बिहार फार्मिंग सिस्टम। ये टेक्निकल पॉइंट है, हम लोग 5 पॉइंट बताएं जिसके कारण डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम है। इस 5 पॉइंट के आधार अलावा आपका जो एग्रो क्लाइमेट है, आपका जो कृषि मौसम है, आपके यहाँ जो टोपोग्राफिक फीचर्स है बिहार का, बिहार में उच्चावच में जो विविधता है, उसके आधार पे और भी आपका जो है खेती विविधतापूर्ण हो चुका है। और इसके आधार पर बिहार में अनाज, दलहन, तिलहन, रेशे वाले फसल और नगदी फसल उगाया जाता है। तो ये 7 कारक के कारण क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से कारक के आधार पर बिहार में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो ये 7 कारक के कारण, because of the 7 important factors, you have cereals grown in बिहार। आपके यहाँ अनाज होता है, खाद्यान्न होता है, आपके यहाँ दलहन होता है, आपके यहाँ तिलहन होता है, आपके यहाँ रेशम होता है, आपके यहाँ नगदी फसल जो है इसकी उत्पादन होती है। अब हम लोग जरा ट्रेंड देखें इसमें। कल अभी हम लोग अनाज पे बात करते हैं, सीरियल्स, फूड ग्रेन्स, अनाज, ग्रॉस क्रॉप एरिया, जिसको कि हिंदी में हम लोग सकल शस्य क्षेत्र कहते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में सकल शस्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो बिहार के सकल शस्य क्षेत्र में, बिहार के सकल शस्य क्षेत्र में, बिहार के ग्रॉस क्रॉप एरिया में आपका अनाजों का वर्चस्व है और इसका प्रतिशत है 86%। इसका जो परसेंटेज है वो 86% है। तो अनाज की बात करें तो बिहार के सकल शस्य क्षेत्र में अनाज का वर्चस्व है, डोमिनेशन ऑफ सीरियल्स, एंड इट अकाउंट्स फॉर 86% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया। इसका जो है प्रतिशत 86% है। पूरे सकल शस्य क्षेत्र का बिहार में अनाजों का 86% है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस अनाज में सीरियल्स को फिर से ब्रेक डाउन कीजिए, अनाज को पुनः बांटिए, और जब हम लोग अनाज को बांटते हैं तो देखते हैं कि 2 मुख्य फसल होता है। एक होता है चावल यानी राइस और दूसरा होता है गेहूं यानी वीट। तो चावल और गेहूं का सकल शस्य क्षेत्र का 70% है। तो सीरियल्स अकाउंट फॉर 86% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया। अनाज जो है 86% है सकल शस्य क्षेत्र का, और इस अनाज में चावल का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन करीब सकल शस्य क्षेत्र का 70% है। सकल शस्य क्षेत्र में चावल गेहूं का 70% तक योगदान है। पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? आर यू इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड? प्लीज गिव योर कॉमेंट्स, प्लीज गिव योर कॉमेंट्स। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं दलहन का। दिखाई दे रहा है दलहन? ओके, दलहन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ओके, अब दलहन में हम लोग बात करते हैं तो पिछले 4 वर्षों में यदि सकल शस्य क्षेत्र के आधार पर, ग्रॉस क्रॉप एरिया के आधार पर पिछले 4 वर्षों में दलहन में गिरावट आया है। यदि क्षेत्र की बात करें
सकल शस्य क्षेत्र की बात करें, ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात करें, तो देयर इज अ डिक्लाइन इन पल्सेस फ्रॉम द लास्ट 4 years, बट थोड़ा बहुत सुधार वो आप 2018-19 में, थोड़ा बहुत सुधार आप 2018-19 में देखते हैं. यू सी सम रिवाइवल इन 2018-19. यदि हम लोग तिलहन यानी ऑयल सीड्स की बात करें, ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है. तो यदि हम लोग ऑयल सीड्स या फाइबर की बात करें, तिलहन या रेशेदार फसलों की बात करें, यदि हम लोग जामुन की बात करें, नाशपाती की बात करें, तरबूज की बात करें, संतरे की बात करें, जूट की बात करें, प्राकृतिक रेशम की बात करें, तो हम लोग देख रहे हैं कि सकल शस्य क्षेत्र के आधार पर, हम लोग सकल शस्य क्षेत्र के आधार पर ग्रॉस क्रॉप एरिया के आधार पर पिछले 5 वर्षों में गिरावट आया है. Since the last 5 years, Bihar has witnessed a decline in oilseeds and fiber products, fiber agriculture products. पिछले 5 वर्षों में तिलहन और रेशेदार फसलों में सकल शस्य क्षेत्र के आधार पर गिरावट दर्शाया गया है. अब हम लोग फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न की बात करें, यदि हम लोग फूड ग्रेन्स या खाद्यान्न की बात करें तो सकल शस्य क्षेत्र के आधार पर ग्रॉस क्रॉप एरिया के आधार पर बात करें, ग्रॉस क्रॉप एरिया के आधार पर बात करें, तो इसका 94% जो पार्ट है वो आपका खाद्यान्न ले गया है. मैंने सकल शस्य क्षेत्र का 94% भाग जो है खाद्यान्न का है. ग्रॉस क्रॉप एरिया का 94% जो है पार्ट ये आपका खाद्यान्न का है. ठीक है, तो इसको यदि 94% है तो इसका एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है. इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि 94% आपका खाद्यान्न है, 94% आपका फूड ग्रेन्स है. इट इज नॉट अ गुड ट्रेंड. इसको अंग्रेजी में हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. ऐसे स्थिति को, ये इंपॉर्टेंट देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश में इसको हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं. हिंदी में इसको निर्वाह प्रकृति कहते हैं या कृषि का निर्वाह प्रकृति कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बिहार की स्थिति कृषि के आधार पर देखा जाए तो बिहार की कृषि को यदि देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग खेती करते हैं और इस खेती का उपज सिर्फ हमारे खाने में ही इस्तेमाल हो जाता है. बढ़ती हुई आबादी के कारण, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारा सारा जो अनाज है खुद या परिवार वालों के पेट के लिए ही पालने में खत्म हो जाता है. दिस इज नॉट अ गुड ट्रेंड. यदि हमारा ये आर्थिक व्यवस्था है तो हम लोग को उसको बेचना चाहिए, बाजार उन्मुख बनाना चाहिए, इसका निर्यात करना चाहिए, इसका एक्सपोर्ट करना चाहिए. लेकिन 94% ऑफ द टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया गोइंग टू फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न का 94% योगदान सकल शस्य क्षेत्र के आधार पे ये बिहार के निर्वाह प्रकृति को दर्शाता है. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स? आपका क्या हुआ? क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स?
क्लियर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके। शुगर केन यानी गन्ना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगदी फसल है बिहार का। और 2017-18 के डाटा के अनुसार 2017-18 के डाटा के अनुसार सकल शस्य क्षेत्र का ये 3.3% है। शुगर केन is an important cash crop, and as per 2017-18 data, this crop occupies 3.3% of gross crop area. अब चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। हम लोग उत्पादन और उत्पादकता की बात करते हैं और इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल उत्पादन और उत्पादकता की बात करते हैं। आप देखिए कि खाद्यान्न उत्पादन यानी फूड गेन प्रोडक्शन, ये आपका 2014-15 में 147.50 लाख टन उत्पादन हुआ था। 2014-15 में 147.5 लाख टन उत्पादन हुआ था और 2018-19 में ये बढ़ के 163.12 लाख टन हो गया। यानी कि इसका जो वृद्धि है 4.14% है। इसकी जो वृद्धि है ये 4.14% है। इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि बिहार में खाद्यान्न की जो मांग है, बिहार में जो खाद्यान्न की मांग है उसको पूरा करने में इस अनाज का बहुत बड़ा योगदान है। यदि अनाज में उसकी उत्पादन में यदि कमी आ जाए तो बिहार जो है अपने खाद्यान्न की पूर्ति को पूरा नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है इंक्रीज ऑफ 4.14%, it denotes an important conclusion that cereals play an important role in meeting the growing demand for food in Bihar. Cereals play an important role in meeting the growing demands of food in Bihar. तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को और हम लोग आगे ले जाएंगे, आगे विस्तार से ले जाएंगे। There are certain points। अब देखिए आईएएस के परीक्षा में या आप लोग जो भी परीक्षा स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, आईएएस का दे रहे हैं, उसमें ऐसा कोई फिक्स सिलेबस तो नहीं है, बट साइंटिफिकली यू शुड हैव अ स्ट्रेटेजी, एक रणनीति होना चाहिए। और थोड़ा सा हम लोग फील कर रहे थे, जो हम लोग ओरिजिनल प्लान ये था कि मेंस का क्लासेस जो है बीपीएससी मेंस 65 बीपीएससी मेंस को हम लोग 15 तारीख तक चलाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 15 तारीख के बाद ये क्लास बंद हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा सप्लीमेंट कर देंगे और सप्लीमेंट 15 तारीख तक ये करेंगे कि कुछ ऐसा टेस्ट सीरीज हम लोग कॉन्सेप्ट में करेंगे जिससे कि आपको मेंस क्लास समझने में आसान हो। और 15 तारीख के बाद फिर से हम लोग पुराना जो है आईएसपीटी का चालू कर देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और जो बच्चे क्लास में आए हैं वो अटेंडेंस हम देख लेते हैं, उसके आधार पे आपको हम क्वेश्चन पेपर संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग को भेज देंगे। फिर फर्स्ट हाफ में आपका टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हो जाएगा और उसी डिस्कशन के आधार पे हम लोग मेंस की क्लास को शाम को पढ़ा देंगे। तो इस तरह का जो है रणनीति हम लोग का चलेगा 15 तारीख के बाद, और 16-17 तारीख के बाद फिर हम लोग 2 पार्ट में अलग अलग बात कर देंगे। बीपीएससी मेंस अलग और यूपीएससी पीटी का जो टेस्ट सीरीज है वो आपका अलग, जो पहले चल रहा था और रुक गया था 1-1.5 महीने से, उसको फिर से हम लोग 4 अक्टूबर को देखते हुए कंटिन्यू कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।